नाज़रीन, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर। आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, 3 मरहले बचे हैं। 5वें मरहले के तहत 6 मई को वोटिंग होना है। लीडर चुनावी तशहीर में मसरूफ हैं, चुनावी तशहीरी मुहिम का शोर है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बहराइच और बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की 70 साला नाकामियों को अवाम के सामने रखा। और वहीं सपा से अखिलेश यादव ने बांदा में चुनावी रैली से खिताब किया और अमित शाह के अलवर में रैली से पहले स्टेज टूटने की खबरें भी आईं। और आज मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से खास मुलाकात करके लोकसभा इंतखाबात में हिमायत की अपील की। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस की। चुनावी हंगामों के दरमियान राहुल गांधी की शहरियत पर वबाल खड़ा हो गया। राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत के मामले पर वज़ारत दाखिला ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी गुज़िश्ता कई बरसों से राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत के मुतालिक सवालात उठाते रहे हैं। उधर वजारत ने राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। वाज़ेह है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत से जुड़ी अर्जी को खारिज भी कर चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिस भेजा गया है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से खास बातचीत की। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, एक बार फिर राहुल गांधी के नागरिकता पर सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल आपकी शिकायत पर खड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने उनको नोटिस भेजा है, 15 दिन में जवाब मांगा है कि अपना नागरिकता को क्लियर करें। मैंने तो हमारे लोकसभा के अध्यक्षा हैं सुमित्रा महाजन, उसको दिया था। उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। उसका अध्यक्ष थे अडवाणी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कई लोग आए थे अमेठी से और मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले गए थे और वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने फाइल किया था। और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इसका तो मैं फैसला नहीं कर सकता कि वो नागरिक हैं नहीं हैं, ये तो होम मिनिस्ट्री को कहना पड़ेगा। तो फिर मैंने होम मिनिस्ट्री को एक रिमाइंडर भेजा कि मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, आपने अपनी इंक्वायरी पूरा कर दी कि नहीं। तो आज सुबह मुझे बताया गया कि हाँ, हमने उसको नोटिस भेजा है, उसके जवाब लेना ही पड़ेगा। और लेकिन आपकी सारी पॉइंट्स प्राइमा फेसी करेक्ट हैं। सर, देखा जाए तो आपने जो शिकायत किया उसमें बताया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, तो किस आधार पे आपने? वो खुद ने स्वीकार किया, खुद ने ऐलान किया है, तो दस्तखत किया है और सिटीजनशिप में कहा ब्रिटिश, तो उसको सफाई देना पड़ेगा। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो उनके जो नामांकन है दोनों अवैध हैं, उसको दोनों को कभी भी रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल पहले एक जजमेंट दी है कि उसका नाम भी वो स्वामी वेल वर्सेस द तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऐसा कुछ है। उसमें उन्होंने कहा कि जब भी फ्रॉड होती है या अवैध होती है, यानी वो कभी भी पता लगे, उसको उसी समय उस इलेक्शन को रद्द कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं इस मामले में कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी इसकी शिकायत वोटरों की तवज्जो भटकाने के लिए कर रही है। चरणों के चुनाव में हार सामने देखकर अब मोदी जी और मोदी सरकार और भाजपा राजनीतिक संतुलन खो बैठी है। इसी प्रकार इस प्रकार के फर्जीवाड़े और झूठ के बवंडर अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं ताकि देश का ध्यान बेरोजगारी, किसानों की पीड़ा, व्यापारियों की व्यापार को लूटने और देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था से भटका सकें। क्योंकि ये पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में
देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। 5 साल पहले भी आपने ये इल्ज़ाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते। और वहीं बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टोरी ऑफ 3 C's, 3 C की कहानी है। सिटीजनशिप, कंफ्यूजन एंड क्लैरिफिकेशन। सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है, और जिसके सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन भी केवल वही दे सकते हैं। अगर आपने भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया है, आपने भ्रम की स्थिति को पैदा किया है, तो स्पष्टीकरण भी आप ही को देना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुद भ्रम की स्थिति पैदा की है और अब देश उनसे स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन चाहता है। और राहुल गांधी की शहरियत पर प्रियंका गांधी का कहना है कि पूरे मुल्क को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है। देश भर में कर्ज में डूबा हुआ है किसान, और इन 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया किसान के लिए। अब चुनाव आ रहा है तो सब घोषणा कर दी है कि किसान सम्मान योजना बनाएंगे। जो किसान सम्मान योजना है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। किसान सम्मान योजना भाजपा ने निकाली है। ये कहते हैं कि हर साल हर किसान के परिवार को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अब सोचो, हर साल 6,000 रुपए का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब महीने में 500 रुपए। मतलब अगर आपके 5 सदस्य आपके परिवार में, एक दिन में 3.5 रुपए हुए। अब आप मुझे बताओ, ये किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना है? और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कांग्रेस और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस का बस चले तो तशहीरी मुहिम में मुल्क के दुश्मनों को भी शामिल कर ले। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, दिग्विजय सिंह के पक्ष में अब कन्हैया कुमार प्रचार कर रहे हैं। देखो, ये कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता है वो ढूंढ करके लोगों को ला रहे हैं। अब एक आपको आज जो है वो दिग्विजय सिंह जी जिस सज्जन को अपने चुनाव प्रचार में ला रहे हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह से उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, किस तरह से उन्होंने देश के जो शहीद हैं उनका अपमान किया था, आतंकवादियों के सम्मान किए गए थे उनके द्वारा, और उनको दिग्विजय सिंह जी ला रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को मुबारक हो, उनका तो बस चलता तो और भी कई महारथी जो देश के दुश्मन हैं उनको भी ले जाते वहाँ। हाँ सर, इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी नागरिकता को लेकर के जब शिकायत मिली थी तो उसको लेकर के नोटिस जारी किया है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि आप केवल मतदाता भी होना चाहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ज़रूरी है, वो शर्त सबसे पहली है। अगर आपकी भारत की नागरिकता ही नहीं है और आप किसी पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, और इसका सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा प्रहलाद के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सब के बीच रैलियों का भी सिलसिला लगातार जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए की विजय संकल्प रैली से खिताब किया और इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी समेत कई अहम लीडर मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने यूपी के बहराइच में भी चुनावी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रैलियों से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवाया। 4 चरणों के चुनाव के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब अगले चरणों में तय होना है कि इनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
ये मजबूत सरकार ये सपा बसपा वाले दे सकते हैं क्या? कोई संभावना है क्या? अरे वो उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार चलाते थे, कभी मजबूती दिखाई दी थी क्या? ये मजबूत सरकार कांग्रेस और उसके जो महामिलावटी लोग हैं वो दे सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश से खबर है, जहां के टीकमगढ़ में राहुल गांधी ने अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने न्याय स्कीम के फवाइद बताए। उन्होंने कहा कि हर महीने गरीब के खाते में बिलानागा 6,000 रुपए की रकम आ जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी की सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है उस पर फौरी लगाम लगेगी। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 करोड़ बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए तक। जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च पे 6,000, दिसंबर तक 6,000, अगली जनवरी 6,000। जैसे आपकी घड़ी चलती है वैसे न्याय योजना आपको पैसा देगी। मगर सिर्फ गरीबों को नहीं मदद कर रही है न्याय योजना। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपके जेब में पहुंचेगा, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट, कोई पैंट, डार्क ग्लासेस, फोन, जूता, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, हिंदुस्तान के गरीब लोग खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही वो खरीदना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान के दुकानदारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही न्याय योजना चालू होगी, जो आपकी आज दुकान नरेंद्र मोदी चौकीदार ने बंद की है, झटके से आपकी दुकान चालू हो जाएगी। धड़ आप माल बेचना शुरू करोगे। जैसे ही आप माल बेचना शुरू करोगे, वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी, हिंदुस्तान की फैक्ट्री के मालिक एक एक करके बुंदेलखंड के युवाओं को बुलाएंगे, कहे भैया इधर आओ। क्या बात है भैया, रोजगार की जरूरत है, चलो लगो, फैक्ट्री चालू हो गई है, माल बनाना है, शर्ट बनानी है, पैंट बनाना है, जूता बनाना है, टोपी बनानी है, मेक इन इंडिया करना है भैया, न्याय योजना आ गई और धड़ाक से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और बांदा में अखिलेश यादव ने भी अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इत्तेहाद की हुकूमत बनाने का अज़्म जाहिर किया। साथ ही कहा कि जो काम समाजवादी के दौरे हुकूमत में हुआ था वो आज भी दिखाई देता है। 5वें मरहले के तहत बांदा में भी पोलिंग होना है। जो काम किए वो आज भी दिखाई दे रहे हैं, जनता को याद है। आज भी सड़कें बनना शुरू हो गया था, बिजली का इंतजाम शुरू हो गया, समाजवादी पेंशन भी मिलना शुरू हो गई थी हमारी माताओं बहनों को। और एक समय ऐसा था कि समाजवादियों ने नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें लैपटॉप भी बांट करके समाजवादियों ने दिखा दिया। बताओ, समाजवादी पेंशन बांटी थी कि नहीं बांटी थी समाजवादियों ने? दिल्ली में सरकार बनेगी और आने वाले समय में सरकार समाजवादी लोग बनाने जा रहे हैं और ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये 500 की जगह नहीं, अब 3,000 पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने भी इंतखाबी तशहीर की रेस में दौड़ लगाई। अमित शाह ने राजस्थान के दौसा में अवामी रैली से खिताब किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता है, ये नारा कोई महज चुनावी नारा नहीं, देश की 125 करोड़ की जनता के मन से निकला हुआ नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और मित्रों, ये नारा जो मोदी का सुनाई पड़ता है वो बताता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे। और मित्रों, इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी वो नेता है, देश जिसकी 70 साल से राह देख रहा था,
देश चाहता था कि एक ऐसा व्यक्ति आए, प्रधानमंत्री बने, जो देश के गरीबों की चिंता करे, देश के गरीबों के लिए परिश्रम करे, देश के किसानों के लिए करे, देश के आदिवासियों के लिए करे, देश के पिछड़ों के लिए कठोर परिश्रम करे। और मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जानता हूं। 20 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं ली। और वहीं अलवर में बीजेपी की रैली में अमित शाह की शिरकत से पहले ही पंडाल भी टूट गया। पंडाल गिरने से कुछ लोगों को चोटें भी आईं। अमित शाह की आमद से पहले तेज हवाओं से शामियाने को शदीद नुकसान पहुंचा और ये पंडाल गिर गया। और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अमेठी के दूरदराज गांव का दौरा किया। वहां मौजूद किसानों से बात की और कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी ने किसान सम्मान योजना का ऐलान किया है, जबकि पूरे मुल्क में किसानों का हाल बुरा ही है। कांग्रेस ने इस बार घोषणा की है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए हर साल मिलेंगे। सरकार अगर बनेगी कांग्रेस की तो हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए हर साल मिलेंगे। आपके यहाँ आवारा पशु की समस्या है बहुत ज्यादा, तो 5 सालों में क्या किया भाजपा की सरकार में इसको दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया 5 सालों से। किसान आपको अपनी खाद बीज समय पे मिलता है? नहीं मिलता। हाँ, और उपज का दाम भी नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता। देश भर में किसान त्रस्त है। क्या बिहार के अजीम इत्तेहाद में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या लोकसभा इंतखाब के बाद कांग्रेस आरजेडी को बाहर कर आरएलएसपी और हम के साथ नया इत्तेहाद बनाने की फिराक में है? बीजेपी इसके पीछे वजह बता रही है, तो वहीं आरजेडी का भी अपना ही जवाब है। खास रिपोर्ट। बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिहार में अजीम इत्तेहाद बिखर जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ इत्तेहाद का खाका तैयार भी कर चुकी है। बीजेपी के दावे के पीछे तर्क है कि तेजस्वी ने कुशवाहा के पर्चे नामजदगी में शिरकत नहीं की थी। यही नहीं, राहुल गांधी के सुपौल, गया और पूर्णिया की रैली में भी शामिल नहीं हुए। बीजेपी का कहना है कि पप्पू यादव और शकील अहमद कांग्रेस के ही मोहरे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। राजनीति में दिखावे के लिए महागठबंधन कुछ भी करे। कांग्रेस, रालोसपा और हम पार्टी के बीच पैक्ट है इंटरनल, और ये लोग मिलकर आरजेडी और तेजस्वी को सबोटाज करके राजनीति से खुद बाहर निकाल के फेंक देंगे। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी की जानिब से फैलाई जा रही अफवाह बताकर खारिज कर रही है। उल्टा एनडीए के बिखर जाने का इल्जाम भी लगा रही है। कांग्रेस की माने तो नीतीश और पासवान बीजेपी से किनारा करने वाले हैं। उधर आरजेडी ने इसकी तरदीद की है। आरजेडी लीडर बीजेपी को अपना कुंभा संभालने की नसीहत दे रहे हैं। 23 मई के बाद जो सीन बन रहा है उसमें जेडीयू ही अपने आप को बीजेपी से अलग कर रही है, और इस संभावित जो एक बिखराव होना है एनडीए में, उससे बचने के लिए बीजेपी के नेताओं ने काल्पनिक बातों को कहना शुरू किया है हमारे गठबंधन के बारे में। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है और हमारे सभी चारों साथी, तो वो पहले अपने जो सहयोगी दल हैं उनके एनडीए में लोजपा, रामविलास पासवान जी का, जेडीयू, नीतीश कुमार जी का, ये लोगों का ध्यान रखें इस पर। हालांकि किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोकसभा इंतखाब 2019 में जिस तरह का इत्तेहाद एनडीए में देखने को मिल रहा है, वैसा अजीम इत्तेहाद में तो नहीं। अब सियासी तस्वीर क्या होती है 23 मई के बाद ही पता चलेगा। नील कमल, न्यूज़ 18, पटना। पीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने की धमकी दे डाली है।
मायावती ने बीएसपी उम्मीदवार को डराकर धमकाकर बिठाने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश में बीएसपी की हिमायत कांग्रेस के साथ जारी रहेगी या नहीं, इस पर वो गौर खौज करेंगी। और नाज़रीन, मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, मायावती ने जिस तरह से ये धमकी दी है मध्य प्रदेश हुकूमत को, क्या कुछ खास असर? यकीनी तौर पर मायावती की जो धमकी है उसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त इसलिए भी है कि मायावती की हिमायत से ही यहाँ पर असेंबली में कांग्रेस की हुकूमत है, और नाराज़गी की वजह यह है कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर अगर हम बात करें, गुना जो पार्लियामेंट्री सीट है और राजगढ़ की जो सीट है, यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के 2 उम्मीदवार थे, राजगढ़ से निशा त्रिपाठी और जो है गुना से लोकेन सिंह, इनको जो है कांग्रेस की हिमायत में तोड़ दिया गया है। और हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जो है अपने जो है नाम वापस लिया है, लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें एक साजिश नज़र आ रही है। यही वजह है कि मायावती नाराज दिखाई दे रही है, और अगर उन्होंने अपनी हिमायत वापस ले ली तो मध्य प्रदेश की जो यहाँ पे असेंबली में जो कांग्रेस की हुकूमत है, कमलनाथ हुकूमत, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगी, क्योंकि जो उनको पूरी तरह से एतमाद हासिल नहीं है। और यही वजह है कि जो है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में असेंबली में हुकूमत बनाई है। जिस तरह से मायावती ने अपने तेवर दिखाए हैं, और वही वजह है कि हमें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क़यादत इस पर गौर कर रही है, लेकिन जो तीर निकल चुका है कमान से, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैसेज जो है पवा के बीच में जा चुका है। अब ये सब इस चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ना। मेहताब, हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से यूपी में बात बनते बनते रह गई, दिल्ली में बात बनते बनते रह गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग होती जा रही हैं, बल्कि यूं कहें कि छिटकती जा रही हैं। नहीं, इसकी वजह देखिए है ना, आपको साफ तौर पर उस मैकेनिज्म पर गौर करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पार्लियामानी इंतखाबात में हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आई है, उसी तरह से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर गामजन है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का जो इत्तेहाद हुआ है, अगर ये पार्टियां कांग्रेस के साथ आती हैं तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर उनका जो अकलती वोट है और जो दलित वोट है ये इनसे दूर हो जाता है। तो उन्होंने अपने आप को बचाया जो है, इसलिए कि जो है उनको हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व से उन्होंने किनारा कशी की है, ताकि उनका अपना जो वोट बैंक है वो महफूज रह सके। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी इन पार्टियों ने इत्तेहाद नहीं किया है, क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें या दूसरी सीटों की बात करें तो आपको नजर आएगा कि आप दिल्ली से लेकर नागपुर तक चले जाइए, ये तमाम पार्टियां जो सेकुलरिज्म का दावा करती हैं, जो बड़े बड़े दावे करती हैं, बात करती हैं, इन्होंने किसी भी अकलती उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात, अगर हम असेंबली सीट की बात करें तो मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां पर इसी कांग्रेस की टिकट से जो है किसी 1980 में 14 में जो है मेंबरान असेंबली हुआ करते थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 4 टिकट भी नहीं दिए। और इसी तरह से अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है, गुजरात में किसी जमाने में अगर 80 की दहाई की बात करें तो 17 मेंबर असेंबली हुआ करते थे, लेकिन उस गुजरात में भी पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने 4 टिकट नहीं दिए थे। तो जाहिर सी बात, पूरा इलेक्शन सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व के नक्शे पे चल रहा है। और यही वजह है कि जो दूसरी इलाकाई पार्टियां हैं, चाहे हम बंगाल की बात करें या उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की बात करें, इन सबों ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो है इनसे किनारा कशी अख्तियार की। इलेक्शन के बाद जरूर जो है इनके बीच में कुछ न कुछ इत्तेहाद की कोशिश की जाएगी, लेकिन इन पार्टियों को अपने वजूद को बचाने के लिए जरूरी था कि ये दोनों अपने आप को हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की रेस से बाहर रखें, है ना। मेहताब, आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई रद्द अमल सामने आया, कोई रिएक्शन, कोई बयान? देखिए, अभी तक इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने की बात करें तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है संजीदगी से गौर किया जा रहा है, क्योंकि जो है जिस तरह से कमलनाथ के बयान की बात करें या उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडर की बात करें, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि बहुत सारे मेंबरान असेंबली कांग्रेस की उनकी टच में मौजूद है। और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की जो यहाँ पे मेंबर हैं, उन्होंने भी धमकी दी थी कि अगर जो है इलेक्शन तक जो है उनके मामले को तय नहीं किया गया, वजारत में जगह नहीं दी गई, तो वो जो है अपनी हिमायत को लेने के लिए तैयार हैं। और वो इसी बात को आज जिस तरह से मायावती ने कहा है, तो मायावती ने इसलिए कहा है क्योंकि राजगढ़ जो जहाँ से खुद जो है जो उनका अपना आबाई वतन है,
दिग्विजय सिंह का, वहाँ से निशा त्रिपाठी ने जिस तरह से अपना नाम वापस लिया है, और फिर वहाँ पे गुना जो पार्लियामेंट्री सीट है जो तेजाब सिंधिया की, वहाँ से लोकेंद्र सिंह ने जैसे अपना नाम वापस लिया है, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक झटका है। लेकिन उस झटके के साथ साथ अगर मायावती की बात को संजय जीत ने लिया तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए जो है यहाँ की हुकूमत को बचाना आसान नहीं होगा। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए, और वहां के सियासी हालात पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। जिला गुलबर्गा के हल्का असेंबली चिंचोली के ज़िमनी इंतखाबात के तहत 42 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 मई है। 19 मई को यहां वोट डाले जाएंगे, 23 मई को आएंगे। खास रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा में अभी इंतखाबी बुखार थमा नहीं है। अब सबकी नजरें हल्के असेंबली चिंचोली पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस के सिटिंग एमएलए डॉक्टर उमेश जाधव ने मार्च में चिंचोली के कांग्रेसी एमएलए की हैसियत से इस्तीफा दिया था। इसके बाद बीजेपी के टिकट पर हल्के लोकसभा गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ मुकाबला किया था। बीजेपी ने इस सीट पर डॉक्टर उमेश जाधव के फर्जंद डॉक्टर अविनाश जाधव को मैदान में उतारा है। जाधव ने अपने करीबी रुफका के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। ಬಂಜಾರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ದು, ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೋದಿಜಿ 5 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। दूसरी यानी बीजेपी ने हल्के असेंबली चिंचोली से बीजेपी से आए लीडर सुभाष राठौड़ को मैदान में उतारा है। उमेश यादव को हल्के लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी टिकट मिलने पर सुभाष राठौड़ नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जाता है कि राठौड़ ने कांग्रेस में शमूलियत के वक्त ही चिंचोली टिकट की शर्त रखी थी। ನಾನು ಕಳೆದ 23-24 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಚಿಂಚೋಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ ನಂತರ 2008 ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದೆ, 2013 ಕೇಳಿದೆ, 18 ಕೇಳಿದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಲವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಈ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ನಾನೆಂದೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು हल्का असेंबली चिंचोली की सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों के लिए वकार का मसला बनी हुई है। चिंचोली ज़िमनी इंतखाबात के नतायज असेंबली के आदादोशुमार पर भी असर अंदाज होने के इम्कानात हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। लखनऊ में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मौलाना आगा रूही और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हुसैन नदवी से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में हिमायत की अपील की। इस मीटिंग में डॉक्टर अम्मार रिजवी, दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मौलाना आगा रूही ने राजनाथ के सामने कई मुतालबात रखे, वहीं मौलाना ने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज भी उठाई और कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग दहशतगर्द हो ही नहीं सकते। उन्होंने मजीद कहा कि हम आपके साथ महफूज हैं, दहशतगर्दों के साथ नहीं। खादी और सियासत बेहद पुराना रिश्ता, लेकिन बावजूद इसके सियासत बढ़ गई और खादी का हाल बुरा होता गया, बेहाल होता गया। तमाम दावों के बावजूद, तमाम वादों के बावजूद खादी ग्राम उद्योग आज दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी एक गैर सियासी रिपोर्ट। माहौल चुनावी है। सियासतदान खादी जेब तनकर मंच से एक अलग ही चमक बिखेर रहे हैं, लेकिन खादी को तैयार करने वाले इस ग्राम खादी उद्योग की चमक ही आज फीकी पड़ती नजर आ रही है। समस्तीपुर के वैनी खादी ग्राम उद्योग के हाल को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है, जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद ने खादी को जिंदा रखने के लिए रखी थी। मशीन जो गड़बड़ होने के कारण टूट गया, इस वजह से कारीगर सब छोड़ दिया। अच्छा, पहले क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति?
पहले ठीक था, अभी खराब है। एक वक्त था जब वैनी खादी ग्राम उद्योग सैकड़ों कातिन और बुनकरों के रोजगार का जरिया था। कालांतर में यहाँ से चरखा तैयार होकर मुल्क के दिगर हिस्सों में जाता था, लेकिन उद्योग की माशी बदहाली की वजह से सब कुछ खत्म होता गया। आज एक खंडहर नुमा मकान में महज 2 बुनकर और कुछ कातिन टूट चुके इस उद्योग के डोर को चरखों के जरिए काटने में जुटे हैं। यहाँ खादी भंडार में जो था, सबसे पहले चरखा यहाँ बनता था। 4000, 5000, 6000 तक यहाँ काम करते थे। वो सारा बंद हो गया। यहाँ का चरखा पूरे भारत में जाता था, लेकिन अब तो काम करना, सामान बनना ही बंद हो गया। ये स्थिति इतनी खराब है। खादी में जितने हैं नेता हैं वो खादी तो पहनते हैं, लेकिन उनका रुझान इस तरफ नहीं है। आज अगर हो जाए तो फिर उसी तरह जीवित हो जाएगी ये सियासत। खूब फल फूल रही है, लेकिन अफसोस सियासतदानों की पहचान खादी को तैयार करने वाली खादी उद्योग दम तोड़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खादी पहनकर और सीना तान कर चलने वाले नेता इस उद्योग की जानिब जरूर ध्यान देंगे। बिहार से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के गौतम गंभीर पर इल्जाम लगाए जाने के बाद बीजेपी ने भी जवाबी इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अहलिया के पास खुद 3 वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं। हरीश खुराना से खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर आतिशी बार बार 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास 3 वोटर आईडी कार्ड होने की बात कही है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरीश खुराना। हरीश जी, गौतम गंभीर पर 2 वोटर आईडी कार्ड की बात आतिशी कह रही है, आप कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल के पास 3 वोटर आईडी कार्ड है। मैंने तो कल ऑनरेबल कोर्ट के आगे कल ये मसला रख दिया और कल 2 बजे 30 हज़ारी कोर्ट में हियरिंग है और हमने डिमांड करी है कि उनको सम्मन जारी करते हुए उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए। देखिए, सवाल ये है कि आज से 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल साहब के पास भी 3 आई कार्ड पकड़े गए थे। उस वक्त आपको बेनिफिट ऑफ डाउट चलो दे दिया गया था, लेकिन इस बार आपकी पत्नी, जो कि सीएम की पत्नी है, पहली बात आईएएस अफसर हैं, कोई पढ़ी लिखी अफसर हैं, कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं जिनको नहीं पता होगा, उनके पास अगर 3 आई कार्ड पाए जाते हैं तो ये इंटेंशनल है। ये कोई गलती से हो गया या हमें अनभिज्ञता में हो गया, वो नहीं है। जबकि आपके पति को, मैं सुनीता से पूछ रहा हूँ, आपके पति को 5 साल पहले इसी बात के ऊपर कोर्ट से भी और इलेक्शन कमीशन से झाड़ पड़ चुकी है और इस बार आपके पास होना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। गौतम लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास एक ही वोटर आईडी कार्ड है और आतिशी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो सिर्फ ये मुद्दा तो गौतम ने क्लियर कर दिया। आई थिंक सब क्लियर हो गया, लेकिन हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया। मेरी कल 2 बजे हियरिंग है, कल मेरी गवाही है, उसके बाद अगर सम्मन हो जाए हम तो ये मांग करेंगे सम्मन करके उनको बुलाया जाए। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गौतम गंभीर पर 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगा रही है, इससे पहले उन्हें सुनीता केजरीवाल के वोटर आईडी कार्ड देखने चाहिए। इसको लेकर कल 30 हज़ारी कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग में भी एक पिटीशन दाखिल की गई है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। इस बातचीत में मेनका गांधी ने कहा कि अगर हम काम कर रहे हैं तो अवाम वोट भी हमें ही देंगे। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव समेत कई लीडरों और समेत ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर किसी भी तरह के जवाब देने से ही इनकार कर दिया। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, लगातार न्यूज़ 18 उनके कैंपेन को ट्रेल कर रहा है। आखिर कैसे सभाओं में जाती है, क्या उनकी दिनचर्या है, कैसे लोगों से बात करती हैं और जो बातें हैं वो याद दिलाती हैं। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए खुद मेनका गांधी मौजूद है। मैम, कैसे तैयारी चली और किस तरीके से आप चुनाव प्रचार के लिए काफी आकर्षित है? मैं गाँव जा रही हूँ, अभी तक मैं 350 गाँव गई हूँ और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव जाकर के सबसे मिलूं। दूसरी बात, हर जगह मोदी वेव चल रही है। लोग कहते हैं कि आपने बनारस में देखा होगा, अखिलेश यादव भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आधी सरकार है और आज भी उन्होंने कहा कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या ये हताशा है? मुझे नहीं मालूम किसने क्या बोला, यहाँ तो कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जहाँ चुनाव हो रहे हैं ना, कई सारी जगह चुनाव हुए तो वो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। मायावती भी कहते हैं कि ये जो हमको छलावा कर रहे हैं, पिछड़ी जाति पर भी सवाल उठाते, कहते हैं मुलायम सिंह यादव ही पिछड़ी जाति के, मोदी नहीं है। ये सब मुझे जवाब देने नहीं है। ये जातों पर,
कौमों पर सचमुच में मुझे इसमें कम इंटरेस्ट है। हाँ, वो लोग धर्म और जात की राजनीति करते हैं, तो बीजेपी इसको तो करती नहीं है। महागठबंधन तो जातिवाद खाली करती है, वो हमसे नहीं होता। तो आपको लगता नहीं कि जब 23 मई को परिणाम आएंगे तो परिणाम ऐसे परिणाम होंगे कि विपक्ष चौंकेगा? होने चाहिए। बगल की सीट है, एक सवाल और मैम आपसे, बगल की सीट है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं? और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारा खास प्रोग्राम सियासी जंग हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहां पर तीखे सवाल हैं लोगों के और लीडर इनके जवाब दे रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं जयपुर सियासी जंग में। ये बहुत खूबसूरती लिए हुए हैं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक खूबसूरती नजर आएगी, बड़े बड़े आपको किले नजर आते हैं और गुलाबी रंग जो है यहाँ की एक खासियत है। और हम धूप में खड़े हुए हैं और इस धूप में जब हम खड़े होते हैं और प्यास की शिद्दत का एहसास होता है तो याद आता है कि तेरी मेरी कहानी जैसे राजस्थान और पानी। पानी यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। जब हम बात करेंगे, हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं, तो हम पानी पर भी बात करेंगे, सियासत पर भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कोई क्यों नहीं धूप में खड़े होकर चांदनी के लिए दुआएं नहीं मांगता। हमारे दरमियान जो मेहमान है, ये मैं उनसे तारुफ करा दूं, ये खाली जगह अभी भर जाएगी। यहाँ हमारे एक सहाफ़ी साथी हैं, उनको आना है, वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हाँ, ये हैं हमारे साथ खड़ी हैं यास्मीन फारूकी साहिबा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, सामाजिक कारकुन हैं। और जब ये आई, बहुत शदीद धूप थी, इन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि आपने तो चांदनी में जो है पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये जो एहसास है, ये सोच जो है कि धूप को चांदनी की से ताबीर करना, ये आपको राजस्थान में ही मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, आपने राजस्थान की धूप जो कि दुनिया में मशहूर है और उस धूप में आपने इतना अच्छा एक प्रोग्राम रखा है, मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन आप भी हमारी ज़रूर हिम्मत को दाद देंगे कि हम इस धूप में भी आपके लिए हाजिर हो गए। और आपको भी हमारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि हम कल कश्मीर में थे और आज आपके दरमियान मौजूद हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, आपका तो काम है। देखिए, हम तो आपके बुलावे पे आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे काम को सराहा। हमारे दरमियान भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जितेंद्र श्रीमाली साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन भी हैं। श्रीमाली साहब, ये जो धूप है, ये सियासत की गर्मी को और बढ़ा रही है या उसको कम कर रही है? बिल्कुल, यह धूप जो है वो इस बात का एहसास करा रही है कि आम जनता जो है वो जो चुनाव के दौरान जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेकर के और बहुत गंभीर निर्णय लेने वाली है। ऐसा निर्णय लेने वाला है इस देश जो कि आने वाले भारत की नई तस्वीर बनाएगा, नया भारत बनाएगा, उसका एक उदाहरण है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है और ये 23 मई को ही पता चल पाएगा। मोहतरमा अर्चना शर्मा साहिबा हैं, कांग्रेस की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। अर्चना जी, ये धूप कुछ कहती है? जी, सियासी गर्मी और मौसम की गर्मी का सम्मिश्रण है ये, और आपने आमंत्रित किया तो हम आए। आप भी देख रहे हैं कि इस गर्मी के पारे में लोगों के मन में भी कुछ भावनाएं हैं और उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से देश हित में 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देश हित में ही होगा जो भी फैसला होगा ईवीएम के जरिए। हमारे दरमियान एसडीपीआई के सेक्रेटरी हैं शहाबुद्दीन साहब, वो मौजूद हैं। शहाबुद्दीन भाई, आप लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? दिल्ली वगैरह में और कई जगह पे मेरे ख्याल से 1 दर्जन के करीब तो आप लोगों ने सीटें जो हैं लड़ने का फैसला कर लिया। बिल्कुल एमआईएम के रास्ते पर तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजस्थान में तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन में हमारा जो मकसद है वो कम्युनल फोर्सेज को हराना है, इसलिए हम एमआईएम वाला ट्रैक नहीं है। हम उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जहां हम जीतने जैसी स्थिति में हैं। चलिए, जितेंद्र शर्मा साहब, अभी चंद माह पहले, जितेंद्र श्रीमाली साहब, अभी चंद माह पहले एक गजब हुआ यहाँ राजस्थान में और आपकी हुकूमत जो है वो लोगों ने वोटों की ताकत से हटा दी। लेकिन तारीख यह है कि आपके पास 25 मेंबर पार्लियामेंट हैं और जब आदमी टॉप पर चला जाता है तो लोग कहते हैं कि ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचना तो आसान है, बुलंदी पर ठहरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 25 से आप 26 तो हो नहीं सकते, तो अभी आप 25 को क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो 4 महीने पहले हुआ वो राजस्थान के अंदर जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में भाजपा 72-73 पे आए और 99 के ऊपर कांग्रेस आई,
परंतु जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोटों का फर्क था वो केवल 0.5%, वो 0.5% का मतलब केवल 1.5 लाख वोटों का फर्क था। बाकी कांग्रेस और बीजेपी के वोट बराबर आए थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो उस समय के जो मुद्दे थे वो मुद्दे अलग प्रकार के थे, वो स्थानीय मुद्दे थे, परंतु इस समय जो मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे हैं, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के जुड़े मुद्दे हैं। और ये देश हम कैसा बनाना चाहते हैं, क्या 55 साल तक जिस प्रकार की सियासत होती रही इस देश में, क्या उसी पैटर्न पे चलेगा ये, या एक नया भारत हम बनाना चाहते हैं, इसका निर्णय इस चुनाव में होने वाला है। नहीं, वही बात आपकी जो ये अपोजिशन वाले हैं ये लोग यही कहते हैं कि आपने 5 साल हुकूमत की, नोटबंदी जैसा इतना कामयाब आपके हिसाब से आपने काम किया, जीएसटी जैसा कामयाब काम किया, आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं करते। अभी चंद माह पेशतर जो पहले जो पुलवामा में हुआ और उसके बाद जो हुआ उस पर ज्यादा जोर है। अर्चना जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह राष्ट्रहित की बात हो रही है, राष्ट्रहित तो सबके ही पास होना चाहिए? देखिए, इन्होंने कॉपीराइट करने का प्रयास किया है और बार बार उसकी बात इसलिए की जाती है क्योंकि जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो या अन्य कोई मामले जिनका ये वादा नहीं करके आए थे पर उनको लागू कर दिया और जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया, उस पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि जनता उसके खिलाफ खड़ी है। तो जब नेतृत्व कमज़ोर हो और उसे पता हो कि मैं अपने आप को प्रूव करने में नाकाम रहा हूँ, तो उन चीज़ों का सहारा लेते पूरे विश्व में ये प्रेसिडेंट्स देखने को मिलेंगे कि फिर वो नेशनलिज्म पे जाएंगे और सबको कहेंगे कि भय है हमको, हम सुरक्षित नहीं है और हम सुरक्षा दे सकते, इससे हमको वोट दीजिए। आपने कहा ना कि ये बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई, प्रकृति का नियम है, जो चढ़ता है उसे उतरना भी पड़ता है। तो चढ़ चुके हैं, उतरने का समय आ गया। और मुझे खुशी है कि श्री माली जी ने स्वीकार किया कि प्रदेश के मुद्दे थे इसलिए चुनाव आ रहे, यानी प्रदेश के मोर्चे पर ये विफल थे, अब केंद्र के मोर्चे पर विफलता सामने, इसलिए यहाँ से भी उतर जाएंगे। शिवाली साहब, एक और बात जो दिल्ली में आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अक्सर हमारे चैनल पे भी बोल ही देते हैं कि जो असेंबली चुनाव थे, असेंबली इंतखाबात थे, उसमें मामला कुछ अलग था। वो कहते हैं कि वहां नारा ये लग रहा था कि मोदी जी से बैर नहीं और कोई रानी है उनकी कोई खैर नहीं, कुछ इस तरह की बात। क्या सही है ये? देखिए, ये तो कांग्रेस के द्वारा चलाया हुआ एक शगुफा था, परंतु ये जो चुनाव में हम हारे, बहुत शहर स्वीकार करने में हमको कोई वो आपत्ति नहीं है। इसलिए चुनाव हारे क्योंकि कांग्रेस ने आम जनता से, देश के राजस्थान के किसानों से और राजस्थान के बेरोजगारों से झूठ बोला और झूठ बोल के उनके वोट हथियाए, और वही जनता जिन्होंने वोट दी थी वो कांग्रेस के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस ने वादा किया और राहुल गांधी ने ऐसे उंगलियां गिनाई थी मीडिया के सामने, और 1 2 3 10 होते ही राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ, और 10 दिन के अंदर अंदर हमारा कांग्रेस का मुख्यमंत्री राजस्थान के संपूर्ण बेरोजगारों को 3,000 और 3,500 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ते देंगे। और मैं चैलेंज देता हूं, बहन अर्चना जी मेरे साथ हैं, कि ये संख्या बता दे आज जनता के सामने, मीडिया के सामने संख्या बता दे कितने संख्या के किसानों का कर्जा माफ किया। ये संख्या बता दे कि राजस्थान के कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। नहीं बता सकते। वही जनता, वही किसान और वही बेरोजगार कांग्रेस के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो पूछ रहे हैं आपने हमसे झूठ बोल करके जो वादा किया, आप बताइए कि हमारा कौन सा कर्जा माफ कर रहे हैं। नहीं, आप तक आएंगे। ये लोग जो हेलमेट में बैठ वहां से बोल रहे हैं, आप डरिए मत, हेलमेट उतार दीजिए, इधर ही आके बैठिए। आप डरिए मत, यहाँ सुरक्षा है, हेलमेट उतार के अंदर आके बैठिए और आप अपनी बात भी कह सकते हैं। आइए। अच्छा अर्चना जी, ये बात वाकई, क्योंकि मोदी जी भी कई रैलियों में ये बात कह चुके हैं, जो किसानों के कर्जे माफ करने की बात आप लोगों ने असेंबली इंतखाबात में की थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और जो कुछ भी किया था वो क्या हो पाया कि नहीं हो पाया, या उसके लिए कोई कुंडली उंडली देखनी पड़ेगी कुछ इस तरह का? देखिए, हम जुमलों वाली सरकार तो है नहीं। अब वो जो साथी खड़े हैं ना वहाँ पर, दंश तो उन्होंने इनके राज का झेला है, बेरोजगारी का, और उन बेरोजगारों को रोजगार का जो भत्ता देना वो हम देने वाले हैं। और हम ये कह रहे हैं चुनौती दे रहे हैं, अरे चुनौती तो हम स्वीकार करते हैं, अवसर में परिवर्तित करते हैं। हमने एक पोर्टल का गठन किया है, चाहे वो किसानों के मामले में हो चाहे बेरोजगारों के मामले हो। 2.5 लाख बेरोजगारों ने हमारे पोर्टल पर अभी अप्लाई किया हुआ है, और इससे पहले 53 करोड़ रुपए हम जनवरी से मार्च तक एलोकेट कर चुके। 2.5 लाख लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन में हमने रिक्वेस्ट दी है कि हम इनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, आप स्वीकृति प्रदान करें। तो ये पोर्टल पर है, कोई झूठ नहीं है। जहाँ कर्ज माफी की बात थी, 10 दिन नहीं 2 दिन में घोषणा की,
28 लाख से ज्यादा किसानों का रिकंसाइल किया, 18 लाख किसानों की आधार सीडिंग करके अवार्ड्स जारी कर दिए। अब ये कहते सब कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों फाड़ेंगे कपड़े? संतोष है उनको संतोष इसलिए है क्योंकि जो वादे किए थे उसको हमने उस पर खरे उतरे। 150 किसानों ने आत्मघाती कदम इनके राज में उठाए और इनके मंत्री कहते रहे निजी प्रकरण थे, प्रेम प्रसंग थे, उनके परिजनों के जले पर नमक छिड़कते रहे। 15 लाख रोजगार देंगे वादा करके आए थे। इनके अति उत्साही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 12 लाख दे दिए, मुख्यमंत्री कहती रही 15 लाख दे दिए, कोई 16 लाख, अलग अलग आंकड़े दिए। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया? 15 लाख इनके खातों में जमा करेंगे पूरे देश की जनता के काला धन लाके, और इसी राजस्थान की राजधानी में प्रथम वर्षगांठ पर उसे जुमला करार दिया। पूरे विश्व में एक शब्द का चयन प्रतिवर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होता है, जुमले को स्थान मिला मोदी सरकार के कारण। देश की इस शब्द को, जिसे कि हम लोग बहुत सम्मानजनक नहीं मानते, आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मोदी सरकार की देन है जुमला। चलिए, एसडीपीआई इन दोनों के बीच में आप लोगों का कोई रोल है कि नहीं है? देखिए, एसडीपीआई का जो रोल है वो ये है कि इस वक्त जो है देश का संविधान खतरे में है, तो कम्युनल फोर्सेज बिल्कुल हारने चाहिए। लेकिन एसडीपीआई ऐसा देख रही है कि इस वक्त देश में एक बहुसंख्यकों को खुश करने की राजनीति चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अगर राजनीति को अगर देखा जाए तो वो उनमें दोनों में होड़ मची हुई है कि कौन हिंदुओं के ज़्यादा नज़दीक दिखना चाहती है। इनकी राजनीति में तो आप दिख जाइए। नहीं, हम है ना, हम दिखना चाहते हैं। हम इस पूरी राजनीति में महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान जो इस देश का आबादी के एतबार से दूसरी जगह पे है, उसको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है। हम चाहते हैं कि उस मुसलमान के जो मुद्दे हैं वो भी इस इलेक्शन में एड्रेस होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमानों के कोई मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे हैं और पूरा का पूरा इलेक्शन जैसे मुसलमानों का एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। सच्चर कमेटी ने यह बता दिया कि भाई मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी पे ना बीजेपी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी बात नहीं कर रही है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पे मुस्लिम आरक्षण की बात है, उस पर कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेल दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनके इशू पे एड्रेस होने चाहिए। तो आपने ये डिमांड रखी, आपने तो यहाँ पर कांग्रेस को एक तरह से वो तो ये सोच के बैठ जाएंगे कि जो मुसलमान वोट है कहीं जाएगा नहीं, हमारे पास ही आएगा। तो आपको तो लड़ना चाहिए था। नहीं, चूंकि इस वक्त जो है वो हमारे लिए चुनाव लड़ने से ज्यादा देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हम कम्युनल फोर्सेज को हराने के लिए इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चलिए, यासीन साहबा जो ये बात कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, और मैं बता दूं कि हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट संजय बारेट साहब भी आ गए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यासीन साहबा, जिस तरह की बातें की जाती हैं चुनाव में जात पात को लेकर, मजहब को लेकर या दूसरे उनको लेकर, तो क्या आपको महसूस नहीं होता जो हमारे असल मुद्दे हैं, रोजगार का है, बिजली का है, पानी का है, जिनसे हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहीं पीछे रह जाते हैं और जज्बाती नौयत के मुद्दे ऊपर आ जाते हैं? ये एक प्री प्लान काम होता है। सारी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं वो प्लान के हिसाब से काम करती हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वो जज्बाती मुद्दे उठा के लेके आती हैं और जो जनता के आम मुद्दे हैं उन्हें ख़त्म कर दिए जाते हैं। आज का तो नाज़रीन, गुलाबी नगरी जयपुर से आप देख रहे थे न्यूज़ 18 उर्दू का बेहद ख़ास प्रोग्राम सियासी जंग, और न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर यहाँ पर लीडरों के से सवाल करते नजर आए, साथ ही साथ आम जनता जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो लगातार तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।